संजीव, रेडियोलॉजी में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है यूएस में? आई मीन रेडियोलॉजिस्ट की या एक साइंटिस्ट की स्टार्टिंग लेवल? यूएस में क्या है कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप 12th के पास नहीं जाओगे, पहले आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा, वो आप किसी फील्ड में कर सकते हो। रेडियोलॉजी में हाईएस्ट पेइंग जॉब रोल्स कौन से होते हैं? एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को अगर रिसर्चर बनना है रेडियोलॉजी की फील्ड में, तो उसके लिए क्या एक स्ट्रैटेजी, क्या एक पाथवे होना चाहिए? एआई आ गया है, क्या रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे या और बेटर मौका है आगे बढ़ने के लिए? पर कैसे एक स्कैन से कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, या एक इमेज के पीछे इतना साइंस होता है जो लाइफ और डेथ को बता सकता है, डिसाइड कर सकता है? या सो इमेजिंग जो है, जैसे मैंने बोला कि इमेजिंग जो है, इट इज़ ए डिजिटल इमेज, राइट? एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स, राइट? इमेज जो होती है बेसिकली पिक्सेल्स की बनी होती है, व्हिच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड, राइट? लाइक रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, और साइज काफ़ी आजकल काफ़ी बड़ा साइज आ रहा है, जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, राइट? तो हर पिक्सेल्स का एक सिग्नल इंटेंसिटी होती है, राइट? तो जैसे कैंसर सेल है, वो एक पर्टिकुलर इमेज पे डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस, क्योंकि एमआरआई में हम बहुत सारे सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, तो एनाटॉमिकल सीक्वेंस में उसमें एक पर्टिकुलर सिग्नल इंटेंसिटी होगी, और जो बैकग्राउंड टिश्यू होगा, जो नॉर्मल टिश्यू होगा, उसकी डिफरेंट सिग्नल इंटेंसिटी होगी। अगर हम उस दोनों सिग्नल इंटेंसिटी को हम डिफरेंशिएट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम बता सकते हैं कि इस जगह पे ट्यूमर है, इस जगह पे ट्यूमर नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि उसमें हम बहुत सारे केमिकल इंफॉर्मेशन है, वो भी देख सकते हैं। एक नॉर्मल टिश्यू का केमिकल प्रोफाइल अलग होगी, केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, एक कैंसर टिश्यू का केमिकल प्रोफाइल अलग होगी। ऐसे ही कैंसर का ब्लड फ्लो अलग होगा, ब्लड वॉल्यूम अलग होगा, ऑक्सीजन प्रेशर अलग होगा, नॉर्मल टिश्यू का अलग होगा। अगर हम एमआरआई का डिफरेंट, क्योंकि देखो एमआरआई में क्या होता है कि हम सिर्फ एक सीक्वेंस यूज करते हैं, जैसे मल्टी पैरामीट्रिक टेक्निक, मल्टी मॉडल मल्टी पैरामीट्रिक टेक्निक। एक टेक्निक कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है, राइट? हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन करनी पड़ती है, तब जाके हम एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक जो एक्यूरेसीज है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो इसमें एआई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हम कर रहा एआई है। पे अभी आते हैं। तो तो अभी थैंक यू फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड रेडियोलॉजी। एंड अब हम पहले करियर पाथ पे आएंगे कि क्या करियर पाथ होना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट ट्वेल्थ में है, तो रेडियोलॉजी में कैसे एंटर कर सकता है? देखो देखो, 12th के बाद इंडिया में इस समय बीएससी प्रोग्राम्स हैं, एमएससी प्रोग्राम है रेडियोलॉजी में, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। तो बीएससी करके, एमएससी करके, अगर उसको मान लो हाई स्टडीज़ पे नहीं जाना है, मान लो उसको पीएचडी नहीं करनी है, तो उसका जैसे अब अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, तो वहाँ पे जो रेडियोग्राफर होते हैं, सोनोग्राफर्स होते हैं, या एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो टेक्नीशियन जो हैं, वो आप बीएससी करके, एमएससी करके आप सीधा वो लाइन आप ले सकते तो हैं। मतलब तो उसमें भी रेडियोलॉजी एक्सपर्ट बनने के लिए एमबीबीएस जरूरी नहीं है? नहीं, एमबीबीएस ज़रूरी नहीं है। एमबीबीएस तो आपको, अगर एमबीबीएस तब करना है जब मान लो आपको हायर स्टडीज़ करनी है, या फिर फिजिशियन बनना है, या रेडियोलॉजिस्ट बनना है, राइट? हाँ, अगर आपको ऐसे बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, जो कि एक क्लिनिशियन नहीं बनते, वो सीधा रिसर्च फील्ड में चले जाते हैं। एक वो पाथ भी है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस ही करना है। आपके बाद आप 12th के बाद बीएससी, एमएससी करके, या सिर्फ रेडियोलॉजी में नहीं, आप किसी भी फील्ड में, जैसे मैंने बोला कि रेडियोलॉजी जो है या एमआरआई जो है, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फिनोमेना, राइट? इसमें आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड से आप कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, मतलब उस एनी बैक साइंस बैकग्राउंड, या नॉन मेडिकल भी चलेगा? नॉन नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन साइंस बैकग्राउंड में नहीं, आपको साइंस नॉन मेडिकल हाँ, हाँ, नॉन मेडिकल, यस। मतलब फिजिक्स चलेगा, या बायोलॉजी चलेगा, यस, बट या फिजिक्स चलेगा, बायोलॉजी चलेगा, साइंस होना मैथमेटिक्स भी चाहिए, चलेगा, मेडिकल साइंस होना कंपलसरी चाहिए, नहीं है। यस। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कैलिबर, आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, उसके बेस पे आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। इंडिया वर्सेस यूएसए, पाथवे डिफरेंस? रिसर्च में देखेंगे इंडिया वर्सेस यूएस, तो यूएस में क्या होता है कि यूएस में द करिकुलम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इंडिया में यहाँ पे 10+2 सिस्टम है, राइट? तो ऐसे यूएस में भी 10+2 सिस्टम है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जैसे किसी को एमडी करना है, मतलब जैसे मान लो किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, तो पहले वहाँ पे 4 साल का अंडर ग्रेड कोर्स होता है। जैसे इंडिया में जो है आप 12th के बाद सीधा एमबीबीएस कर सकते हो, राइट? या बीडीएस में जा सकते हो, राइट?
या डेंटिस्ट बन सकते हो या मेडिकल प्रोफेशनल चूज़ कर सकते हो। लेकिन यूएस में क्या है कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप 12th के पास नहीं जाओगे, पहले आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा। वो आप किसी फील्ड में कर सकते हो, वो साइंस फील्ड भी हो सकता है और नॉन साइंस फील्ड भी हो सकता है। और वहाँ पे एमडी में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट होता है एमकैट, लेकिन वहाँ पे एमकैट है वो, लेकिन उसके अलावा जो एमकैट जो है लाइक एक टेस्ट होता है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, साइकोलॉजी और एक वर्बल रीजनिंग, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके एग्ज़ाम्स के। वो टेस्ट देना होता है आपको, उसके बेस पे एडमिशन होता है। लेकिन वहाँ पे एक सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं होता है, वहाँ पे आपको होलिस्टिक अप्रोच से देखी जाती है। उसमें आपका लाइक रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी लीडरशिप एक्टिविटी स्किल्स क्या हैं, आपका एमकैट स्कोर क्या है, और वहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में आपको मान लो मेडिकल मेडिसिन करना है, सिर्फ आपको एक टेस्ट पास करना होगा, राइट, और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर कोई रिसर्च का प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएस में अगर आपको मेडिसिन करना है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। तो Awesome. तो मान लो उसमें फ़ायदा एक ये भी है कि मान लो आप अंडर ग्रेड कर रहे हो किसी और फील्ड में, मान लो आर्ट्स एंड म्यूज़िक में, और आपको मान लो ड्यूरिंग द अंडर ग्रेड कोर्स आपको होता है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप स्विच कर सकते हो। हृदय परिवर्तन। यस, हृदय परिवर्तन, तो आप एकदम स्विच कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे जैसे इंडिया में एक पाथ जो होता है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है 12th के बाद, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 12th में बच्चा इतना मैच्योर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स और सोसाइटी बच्चा एक डिसीजन लेता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिसिन करनी है, राइट, या मुझे आर्ट्स या कॉमर्स में जाना है। वहाँ पे जो है आपको, जैसे मैंने बोला कि 12th के बाद 4 साल का अंडर ग्रेड कोर्स है, तो उसमें आप वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, राइट, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो उसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है नहीं जाना है। अगर जाना है तो अगर मान लो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, उनको एडमिशन मिलने में कई बार फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स जो हैं आपने वो पढ़े होते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको जो मानसिक शक्ति जो है वो ज़्यादा परिपक्व होती है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी भी ऐड हो जाती वो है। भी ऐड हो जाती है। या ऑसम, ग्रेट। तो तो डॉक्टर संजीव, ऑनेस्टली कितनी मेहनत वर्सेस कितना रिटर्न इन रेडियोलॉजी? मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, मेहनत आप किसी भी चीज़ में करो, मेहनत के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे आप मेडिसिन में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, या नॉन साइंस फील्ड में भी जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, मान लो एक सीए बन रहे हो आप, राइट, एक आईएएस बन रहे हो, तो उसमें भी आपको देखो कहते हैं कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो हो गया ना, रिटर्न नहीं बताया आपने। है? मेहनत वर्सेस रिटर्न, और मेहनत वर्सेस रिटर्न, मतलब मतलब कितनी मेहनत वर्सेस कितना रिटर्न। और कितना रिटर्न, ओके। देखो ये फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिटर्न के लिए, लेकिन देखो मेहनत आपको, इनपुट तो आपको करना है। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो इनपुट तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आउटपुट जो होता है वो फिर वेरिएबल होता है, राइट। आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, राइट। मान लो जैसे कि आपने एमआरआई में पीएचडी किया या रेडियोलॉजी में पीएचडी किया, राइट, तो रेडियोलॉजी में आप सीटी में पीएचडी कर सकते हो, एमआरआई में पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारी फील्ड्स ओपन है, आप एकेडमिक्स में जाओगे। जैसे मैंने एकेडमिक्स पाथ लाइक चूज़ किया, सेलेक्ट किया। जैसे मैंने बोला कि मैंने पीएचडी किया, पीएचडी के बाद सीधा मैं यूपेन गया, आपने मैंने पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए आज मैं रिसर्च एसोसिएट फैकल्टी हूँ, राइट। लेकिन उसके अलावा आप पीएचडी के बाद सीधा आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। जैसे एमआरआई मशीन जो हैं वो बनती हैं, जैसे बहुत सारी इस समय कंपनीज हैं, जैसे सीमेंस हो गया, जी हो गया, फिलिप्स हो गया। अब चाइना में चाइना ने एक न्यू कंपनी है वहाँ पे, यूनाइटेड इमेजिंग। तो आप सीधा कंपनी में जा सकते हो, वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, लाइक सीक्वेंस डेवलप कर सकते हो, आप हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। संजीव, रेडियोलॉजी में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है यूएस में? आई मीन रेडियोलॉजिस्ट की या एक साइंटिस्ट की स्टार्टिंग लेवल? मैं साइंटिस्ट की बात करता हूँ तो जो एक रिसर्च फेलो है, और वहाँ पे एक सब जो फंडिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे, जो यूएस में जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, या फिर डीओडीज, यहाँ से मेनली फंडिंग आती है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। तो उनके एक कैप बना हुआ है, डिफरेंट कैप्स बना हुआ है। तो जो स्टार्टिंग जो रिसर्च फेलो के लिए सैलरी जो अप्रॉक्सीमेटली 60K to 70K,
ये फर्स्ट ईयर के लिए, US सेकेंड ईयर dollars, में right? यस, सेकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये लगभग अगर आप देखेंगे तो 80K और 85K तक फेलोशिप तक पहुंचता है। लेकिन आप सीधा इंडस्ट्री में जाते हो तो इंडस्ट्री में आई वुड से कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 100K से शुरू होता है। उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन ये आपका जो आपका पाथ होगा, आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, उसके बेस पे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। ये मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी है? ये ईयरली सैलरी है, Okay. ठीक है, 100K। तो प्लस आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, फैमिली इंश्योरेंस मिलता है आपको, ठीक है ना। तो लेकिन जो जैसे मैंने बोला कि ये तो हो गया रिसर्च साइंटिस्ट की, राइट। अगर आप एकेडमिक्स में जाते हो वर्सेस इंडस्ट्री में जाते हो। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हो, राइट, और रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे और डिपेंड पड़ता है कि आप यूएस में आप जब एज ए रेडियोलॉजिस्ट जा रहे हो तो आप किस पोजीशन पे जा रहे हो, एज ए रेजिडेंट जा रहे हो, एज ए फेलो जा रहे हो, या सीधा आप एज ए फैकल्टी जा रहे हो, राइट। तो जो रेजिडेंट की जो सैलरी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जस्ट लाइक कि जैसे रिसर्च में जैसे फेलोज होते हैं वैसे ही जस्ट लाइक 60 और 70K, राइट। और फेलोज़ की जो होती है फेलोशिप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 80K 90K। लेकिन जैसे ही आप फैकल्टी बनते हो, रिसर्च फैकल्टी बनते हो या फिर क्लिनिशियन बनते हो, तो रिसर्च फैकल्टी की सैलरी जो होती है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास फंडिंग सिचुएशन कितनी है। आपको अगर फंडिंग सिचुएशन जो है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप जो रिसर्च फैकल्टीज़ जो हैं वो उनकी जो सैलरी डिटरमाइन करती है कि आपके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, राइट, आपके पास ग्रांट्स कितनी हैं। तो ग्रांट जैसे मैं बोला कि वहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज हैं ग्रांट्स के, जैसे कि मेनली बायोमेडिकल फील्ड के लिए NIH है या नेशनल साइंस फाउंडेशन है, DODs हैं, कुछ फाउंडेशंस भी हैं, कुछ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मैं अपनी फील्ड में बता रहा हूँ, जैसे कि ISMRM इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन मेडिसिन, अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूरो रेडियोलॉजी, RSNA, या डिफरेंट। तो ये आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनकी फंडिंग स्मॉल होती है, लेकिन फंडिंग भी तो मेन फंडिंग जो होती है वो NIH, DOD या NSF से आती है। तो आपके पास कितने फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, तो सैलरी वैरी करती है, जैसे कि 100K टू लेट्स से 300K रिसर्च फैकल्टी की। और अगर आप क्लिनिशियन हो या फिजिशियन साइंटिस्ट हो तो उनकी सैलरी वेरी करती है फ्रॉम लेट्स से 200K टू 500 600K। Awesome. तो ये रेंज है सैलरी का। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, आप किस जगह पे रिक्रूट हो, और आपके पास फंडिंग रिसोर्सेज कितने हैं, और आपके कोलैबोरेशंस कितने हैं। और उसके अलावा आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कर सकते हो, तो उससे आप तो वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स रन कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नेटवर्किंग है, कितने रिसोर्सफुल हो आप, तो सैलरी उसके ऊपर डिपेंड करता है। Awesome. संजीव, रेडियोलॉजी में हाईएस्ट पेइंग जॉब रोल्स कौन से होते हैं? रेडियोलॉजी में हाईएस्ट पे जैसे कि अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे, ठीक है, तो एकेडमिक्स में जैसे कि यूएस में आप जैसे जैसे मैं बोला कि स्टार्टिंग होती है रेजिडेंट, देन फेलो, देन उसके बाद जैसे ही आप फैकल्टी बनते हो तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फुल प्रोफेसर है। उसके बाद फिर हायर एकेडमिक पोजीशंस होती हैं, डायरेक्टर हो गया या चेयरमैन हो गया या डिवीजन चीफ हो गया, राइट। तो अब आपने अपने से पूछा कि जॉब रोल्स, द हाईएस्ट हाईएस्ट पेइंग, पेइंग जॉब रोल्स। तो मैं कहूँगा कि चेयरमैन ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, चेयरमैन ऑफ द रेडियोलॉजी, ऑलमोस्ट राइट। कितना? अब ऑलमोस्ट कितना, ये अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 500 600K। Awesome. Great. Research versus clinical career. Difference in job roles and salaries. रिसर्च का जैसे मैं बोला कि देखो रिसर्च में देखो क्लिनिशियन जो होते हैं वो पेशेंट देखते हैं, राइट, लाइक बेसिकली डायग्नोस करते हैं, राइट। तो उनकी जो सैलरी जो होती हैं वो मेनली सपोर्टेड होती हैं बाय द इंस्टीट्यूशन, राइट। उनके साथ में कुछ अगर आप फिजिशियन साइंटिस्ट हो उसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे C ट्रैक है आपका, मतलब कहते हैं क्लिनिकल एजुकेशन ट्रैक है। तो उसमें कुछ परसेंटेज, ज़्यादातर परसेंटेज जो होता है वो आपका आता है लाइक डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूट आपको पे करता है। कुछ परसेंटेज जो है जैसे 10% या 20% आपको रिसर्च से आपको सैलरी सपोर्ट होती है। लेकिन जो रिसर्च फैकल्टी जो है उसका अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका 80 to 90% सैलरी जो है वो रिसर्च फंडिंग रिसोर्सेज से आए, राइट। Awesome. जैसे रिसर्च फंडिंग है, जैसे जैसे मैंने बोला कि
NIH है, DOD है, NSF है, वहाँ से आपको आपको हर समय आपको ये थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है, मेरे साथ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है। तो मैं एक्चुअली गुड गुड न्यूज़ है, मेरी कल एक ग्रांट अभी फंड हुई है। ऑसम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो ALS पे ग्रांट है, अमेरिटॉपिक डेटा स्क्लेरोसिस। तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली आपको ग्रांट अप्लाई करनी पड़ती हैं, कंटिन्यूसली आपको। जैसे इंडिया में है एक परमानेंट जॉब है, राइट? एक आपको मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी IIT में हो या एम्स में हो या किसी भी निम्हांस में हो, तो एक आपके पास एक बेसिक सैलरी रहती है। आपको यहाँ इंडिया में भी लाइक साइंटिस्ट हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं ग्रांट के लिए। तो वो ग्रांट मनी जो होती है वो सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट को किसी हायर कर लिया या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, उसके लिए ग्रांट के लिए जरूरत होती है। लेकिन US में आपको अपनी सैलरी के लिए भी आपको कंटिन्यूसली ग्रांट अप्लाई करनी ओह पड़ती वाह। है। तो आपकी मान लो आपके पास ग्रांट नहीं है, मान लो आपके पास कुछ समय तक तो डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेगा, 2 साल 3 साल सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर आप अनसक्सेसफुल हो और ग्रांट आपके पास नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको फायर भी कर दें। ओह। तो आपको आपको कंटिन्यूसली आपको वहाँ पे लाइक ग्रांट्स लिखनी होती हैं, ग्रांट्स लानी होती हैं, कोलैबोरेट करना होता है। अगर मान लो आप PI नहीं हो, तो कम से कम आप किसी और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके पार्शियल फंडिंग ला सकते हो, राइट? मान लो 20% किसी और किसी एक ग्रांट से, 10% किसी और ग्रांट से, तो आपको सपोर्ट करना होता है। और जितनी फंडिंग होगी, आपकी सैलरी भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट? सो जितना ज़्यादा फंडिंग होगा, उतना ज़्यादा आपके पास आपका मंथली सैलरी आपकी होगी, उतना ज़्यादा ऑसम। आपकी लैब आपको सपोर्ट कर सकते हो, उतने ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हो, उतने ज़्यादा आप पोस्ट डॉक्टर फेलो को हायर कर सकते हो या टेक्नीशियंस को हायर कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप लैब को एलेबोरेट कर सकते हो, आप डिफरेंट टेक्निक ला सकते हो, डिफरेंट अप्लायंसेस ला सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ला सकते हो। ऑसम। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फंडिंग रिसोर्स। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को अगर रिसर्चर बनना है रेडियोलॉजी की फील्ड में, तो उसके लिए क्या एक स्ट्रैटेजी, क्या एक पाथवे होना चाहिए? रेडियोलॉजी में अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, राइट? तो पहले तो यही 10+2, राइट? 10+2 के बाद आप साइंस में। साइंस में, यस, साइंस में, राइट? 10+2 साइंस में। उसके बाद आपको BSc करनी होगी या BTech कर सकते हो, राइट? BTech के बाद अगर आपने BSc किया तो आपको MSc करना होगा, अगर या फिर BTech 4 साल का होता है। उसके बाद आप MTech चॉइस है, आप MTech करना चाहो तो MTech कर सकते हो, नहीं तो सीधा आप PhD फील्ड में जा सकते हो। आप सीधा MSc के बाद PhD में या फिर BTech के बाद PhD में, या फिर जैसे मैं बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको PhD ही करना है। अगर आप BTech हो और MTech हो और तो आप डायरेक्टली आप MRI फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ऑसम। ओके। और जैसे मैं बोला कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे, तो और आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, राइट? आजकल तो जैसे AI का ज़माना है, तो AI में अगला AI पे ही है सर, ओके। अगला AI पे ही है, हम तो आ गए AI पे। नहीं, रिप्लेस तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि AI जो है वो एक सपोर्टिंग टूल है। AI आ गया है, क्या रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे या और बेटर मौका है आगे बढ़ने का? मिशन है, इसको कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन देखो, AI जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, राइट? सो AI इज़ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें बहुत सारी, अगर आप डिफरेंट लेयर्स देखोगे, इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, राइट? तो आजकल जो है AI जो है हमारे रेडियोलॉजी में या MRI पर्टिकुलरली में काफ़ी फील्ड है जिसमें कि यूज़ हो रहा है, नॉट ओनली फॉर द डायग्नोसिस, बट जैसे कि मान लो इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, राइट? जैसे MRI, जैसे मैंने पहले बोला कि मान लो एक MRI सेशन करना है तो उसमें 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस। लेकिन आप आजकल आप AI टेक्निक यूज़ करके कम समय पे आप कुछ सीक्वेंस यूज़ करोगे। जैसे हम जब MRI करते हैं तो एक टेक्निक होती है T2 वेटेड इमेज और T1 वेटेड इमेज। तो आजकल क्या होता है कि हम सिर्फ एक इमेज एक्वायर करें और दूसरी इमेज हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते वाओ। हैं AI से, तो Awesome. टाइम सेव हो जाता है। या आपको पूरा सीक्वेंस आपको एक्वायर करना है, तो आप जो एक्विजिशन टाइम जो है, स्कैन टाइम है, उसको आप कम कर सकते हो वाइल मेंटेनिंग द इमेज क्वालिटी। तो इमेज क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? और उसमें आप बहुत सारे मीन्स लाइक जैसे MRI में हम एक डाई भी इंजेक्ट करते हैं, लाइक द गैडोलिनियम बेस्ड डाई।
तो गैडोलिन बेस्ड डाई जो होती है, अगर एक्सेसिव डालोगे, मान लो जैसे पेशेंट जो है, मान लो लो ग्रेड ग्लामा है, राइट, तो उसका एमआरआई से एक बार नहीं होता है, उसका एमआरआई हर 2-3 महीने बाद उसका एमआरआई होता है, राइट, और वो लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है। मान लो लो ग्रेड ग्लामा का जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल है, राइट, तो हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसका स्कैन चलता रहेगा और हर बार उसको डाई गैडोलिन बेस्ड डाई डाली जाएगी। तो Awesome. अगर डाई को 1 या 2 बार यूज़ करते हो तो नुकसान नहीं है, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो तो वो ब्रेन में या बोन में या लीवर में अकोमोडेट हो जाती है, जो कि टॉक्सिक होती है। तो आजकल जो है एआई के थ्रू आप इमेजेस ऐसे एक्वायर कर सकते हो जो कि डाई के बिना है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाई के साथ देगी आपको। Awesome. तो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप। तो नॉन कंट्रास्ट जो एमआरआई इमेजेस हैं, आप उसको कंट्रास्ट अनाउंस्ड एमआरआई इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब रेडियोलॉजी का फ्यूचर सेफ है रेडियोलॉजी के फीचर्स बिल्कुल सेफ है एआई के आने के बाद एआई भी। के आने के बाद। और उसमें Awesome. रेडियोलॉजिस्ट को भी फ़ायदा है, उसमें उनका बर्नआउट कम हो रहा है, राइट। उसमें आजकल जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उससे क्या हो रहा है कि लाइक जैसे मान लो कि चेस्ट एक्सरे किया, राइट, मान लो एक चेस्ट एक्सरे किया, उसके बाद मशीन लर्निंग टूल्स यूज़ करके उसमें जैसे कि इनपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं, उससे आपको एक लिस्ट ऑफ इमेजिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। एक इमेज है, राइट, एक इमेज में जैसे मैंने बोला कि इमेज जो है वो आपकी इट इज मेड ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ पिक्सल्स, राइट, और हर पिक्सल का सिग्नल इंटेंसिटी डिफरेंट होता है, उसमें क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं वो आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हो। तो आप मशीन जो एआई यूज़ करके आपको एक लिस्ट ऑफ इमेजिंग फाइंडिंग्स या इमेजिंग ऑब्जर्वेशन बन जाएंगी जो कि आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हो, राइट। उसके बाद फिर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करके एक रेडियोलॉजी की रिपोर्ट भी बन जाती है, और रिपोर्ट से सिर्फ जो जो रेडियोलॉजिस्ट है सिर्फ उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे आप जो एक जनरल पब्लिक है, लाइक रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसका अंडरस्टैंडिंग, लाइक उसमें बेसिकली एलएलएम्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेडियोलॉजी रिपोर्ट। तो आप उसको सिर्फ जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हैं वो सिर्फ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको रिपोर्ट बनाने में आसानी नहीं हो रही है, बल्कि जो पेशेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो रही है। एक सिंपल लैंग्वेज में एक रिपोर्ट बन जाती है जिससे कि पेशेंट भी आराम से उसको समझ सकता है कि उसको क्या डायग्नोसिस है। तो 5 साल बाद आप रेडियोलॉजी का फ्यूचर क्या देखते हो? बहुत अच्छा देखते हैं रेडियोलॉजी का। तो एक्चुअली रेडियोलॉजी जो है पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। देखो आजकल अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब एआई कंपनीज़ हैं, ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है। 100 के करीब एआई कंपनीज़ हैं। आई थिंक 300-400 एआई एल्गोरिदम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एफडी अप्रूव्ड हैं, राइट, जिसको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हम बेसिकली काफ़ी लाइक जैसे हम देखो जैसे मैंने बोला कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, उसमें सिर्फ एक डेटा सेट नहीं चाहिए आपको। जितने ज़्यादा डेटा सेट होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। मान लो कहते हैं एक पेशेंट, मान लो एक डिसीज़ है, तो उसमें जितने ज़्यादा डेटा सेट होंगे तो आपको जो प्रिडिक्शन मॉडल है या प्रोग्नोस्टिक मॉडल है, राइट, एक मॉडल बनाया जाता है, राइट, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसका क्लिनिकल आउटकम क्या होगा। मान लो पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसका लाइक वो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो पेशेंट कैसे लाइक रिस्पॉन्स करेगा ट्रीटमेंट को, राइट। वो अगर हम वो हम कहते हैं एमआरआई के थ्रू हम बता सकते हैं। और ऐसे ही मान लो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी जो है या कीमोथेरेपी जो है, एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, साथ में सेफ भी नहीं है, राइट। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम रिड्यूस्ड रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को स्ट्रेटिफाई करना होता है। तो पेशेंट स्ट्रेटिफिकेशन, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, ये पेशेंट जो है दिस ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, ये पेशेंट जो है ट्रीटमेंट बी के लिए अच्छा है, ये पेशेंट जो है ट्रीटमेंट सी के लिए अच्छा है। तो ये हम अगर हम एमआरआई कर सकें पहले, ठीक है, और एक मशीन लर्निंग बेस्ड और डीप लर्निंग बेस्ड टूल बना सकें और हमको बता सकें कि ये पेशेंट जो है अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उसके लिए फ़ायदा होगा, पेशेंट बी को अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो फ़ायदा होगा, या पेशेंट सी को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ऐसा अगर हम बता सकें तो ये एआई जो है वो हमको हेल्प कर रहा है। तो एआई ने कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस को बहुत फास्ट कर दिया है। हाँ, फास्ट कर दिया है। इसी लेकिन की इसमें वजह से लेकिन क्या लेकिन हमारी लेकिन कोविड इसमें की बहुत सारे मेडिसिन चैलेंजेस भी बहुत हैं, जल्दी बन गई थी? बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई
की वजह से कैलकुलेशन और प्रोडिक्शन बहुत फास्ट हो गए हैं। यस। क्या इसी की वजह से कोविड जैसे बीमारी की मेडिसिन बहुत जल्दी बन गई थी? नहीं, कोविड के लिए जो था वो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बेस्ड था। वो जो कोविड वैक्सीन जो सक्सेसफुल हुई थी वो बेसिकली एमआरएन बट बेस्ड। कैलकुलेशन और हाँ, प्रोडिक्शन तो लेकिन वो फास्ट हो हाँ, गए ना? वो जो उसको टेस्ट करना था वो बेसिकली एआई के बेस पे था। यस। तो 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 क्या ऐसा हो सकता है कि ये एआई की वजह से जो कैलकुलेशंस और प्रोडिक्शंस फास्ट हो जाते हैं, बहुत इमोशनल क्वेश्चन है ये मेरे लिए, क्या इसकी वजह से आने वाले टाइम में कैंसर कैंसर की कोई एक ऐसी इंजेक्शन या कोई एक मेडिसिन बन जाए कि आपने लगाया और ठीक हो गया, इतने लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है? देखो एआई की वजह से आज अभी जो करंट सिचुएशन है हम ये बता सकते हैं कि इस जगह पे मतलब कि वो ट्यूमर रिकर करेगा नहीं, क्योंकि देखो जो जो हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं वो ज़्यादातर रिकर करते हैं, वो दोबारा वापस आते हैं। आई मीन लाइक उसको आप उसको ट्रीट कर भी दोगे कम्प्लीटली तो लाइफ लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट और कभी भी लाइफ स्पैन में दोबारा आ सकते हैं। तो वो ट्यूमर वापस आएंगे नहीं आएंगे या किस लोकेशन पे आएंगे तो वो हम बता सकते हैं अभी वो, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है कि आप उसको देखो लाइक जो एआई अगर हम कहते हैं रेडियोलॉजी की बात करें, राइट, रेडियोलॉजी में जो बेसिकली रेडियोलॉजी जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक है, राइट, इसमें हम ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं। तो एआई डायग्नोस्टिक। इन हेल्थ केयर अगर आप आउटसाइड रेडियोलॉजी जाओगे तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि इसमें कि एआई काफ़ी हेल्प कर रहा है इन डिज़ाइनिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रीटमेंट प्लान्स, राइट, उसमें फ़ायदा है। उसमें ऐसा है कि अब ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है कि एक नई वैक्सीन आ जाए और उसको ट्यूमर को ट्रीट कर दिया जाए इमीडिएटली, पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे उसके ये लिए नहीं बहुत जानना सारे था कि क्लिनिकल कितने ट्रायल्स। टाइम में हो सकता है, क्या हो सकता है? देखो कोई भी चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम लाइक देखो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, राइट, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि लाइफ जो है पिछले आप देखोगे पिछले 10 साल में ही आप अगर मान लो एक सेल फोन देखें आप, राइट, उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी है हमारे पिछले 15 साल में, राइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगले 15 साल में ऐसा नहीं होगा, क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है, राइट। तो लेकिन उसके लिए अभी बहुत लाइक एफर्ट्स की ज़रूरत है, इनपुट्स की ज़रूरत है और मेन चैलेंजेस बहुत हैं। और ऐसे इस समय बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें डेटा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिसमें एआई का जो मेन जो जो रिक्वायरमेंट होती है डेटा, जितना जितना डेटा आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए, राइट, मॉडल को रीड करने के लिए। तो ये चीज़ें और पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है अगले 15 साल में 20 साल में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिससे जो कि एआई ड्रिवन हो, और कोई भी टेस्ट करने के लिए कि एआई की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट, तो एआई ड्रिवन हो और ऐसी बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं आजकल जो कि जैसे एचपीवी हो गया, राइट, एचपीवी एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है एक, राइट। तो जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होती है बहुत सारे कैंसर का जैसे ओरोफैरिंजियल कैंसर्स हैं, तो उनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। तो आजकल एचपीवी वैक्सीन हैं और आजकल यूएस में तो लाइक एक टीनेजर को एचपीवी वैक्सीन दी जाती है ताकि वो एचपीवी कैंसर ना हो उसको। तो ये स्टेजेस हैं आजकल जो एचपीवी वैक्सीन दी जाती है रियल टाइम में। तो हो Awesome. सकता है कि फ्यूचर में और वैक्सीन बन जाएं जिससे कि डिफरेंट ट्यूमर्स को आप बेसिकली प्रिवेंट कर सको रादर देन ट्रीट, प्रिवेंट कर सको। सो दे आर द तो यस डेफिनेटली दिस इज क्वाइट पॉसिबल। संजीव, एक ऐसी मशीन कभी बन पाएगी जो हमने बॉडी पे लगा रखी है और एक अलार्मिंग सिचुएशन को 2 घंटे पहले प्रिडिक्ट कर दे कि अब आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो 2 घंटे के बाद आपका टाटा बाय बाय हो सकता है? यस क्वाइट पॉसिबल। ऐसी हैं टेक्नोलॉजी जिसमें कि आपको जैसे मेडिकल पैचेस हैं जिसमें कि आप धीरे धीरे आपको ड्रग उसमें आपको चलती रहती है। और ऐसे सेंसर मशीन्स काफ़ी हैं आजकल जो कि आपको बता सकती हैं कि लेकिन आप जो सीधा एक्सट्रीम केस पे ले जा रहे हो कि आपको टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेटर जैसे पेस मेकर ही है, राइट, और या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स हैं जैसे कि उसमें ट्रीट करने के लिए जैसे डिप्रेशन हुआ या ओसीडी एक डिसीज़ होती है, राइट, पार्किंसन डिसीज़ है। तो उनको ट्रीट करने के लिए ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं
और यहाँ पे एक बैटरी पैक होता है चेस्ट पे ऊपर, यहाँ पे लाइक कॉलर बोन पे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उसको ट्रीट करती रहती है। तो धीरे 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 वो उसको लाइक जो उसको जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करती है वो। ऐसी पेस मेकर है, राइट। पेस मेकर जो है वो लाइक आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है, जैसे कि हार्ट आपका पंप करता है, राइट। तो ऐसे ही कहते हैं फ्यूचर में ऐसे टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि आप कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो और उसको बंद कर दोगे, यस ऑफ कोर्स आपको टाटा बाय बाय हो कहते हैं है आपका, राइट। जैसे मान लो कार्डियक पेसमेकर आप बंद कर देते हो तो जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी, ब्लड फ्लो पूरा रुक जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप फ्यूचर में मशीन बना सकते हो, उसको कंटिन्यूसली आपको वो लाइक ड्रग जो या जो मेडिसिन है वो कंटिन्यूसली डिलीवर करती रहती है। इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं, राइट, बहुत सारे इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं जो कि धीरे 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 ड्रिप करके आपको लाइक मेडिसिन देते हैं। तो मतलब फ्यूचर में लोग बड़ी बीमारियों से डरना बंद कर सकते हैं। देखो बीमारियां तो आजकल देखो बढ़ भी रही हैं और नई नई बीमारियां आ रही हैं आजकल, मेनली बिकॉज ऑफ जहाँ पर जो हमारा जो लाइफस्टाइल जो है वो ठीक से नहीं है। लेकिन ये है कि यस ऑफ कोर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी भी साथ साथ इतनी बढ़ रही है जो कि आपको आने वाले वक्त में काफ़ी सपोर्ट करेगी। और आजकल जो जैसे कि रेडियोलॉजी में आप देखोगे तो बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे आ गए जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि आपको लाइक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, राइट, पर्सनलाइज्ड या प्रिसिशन डायग्नोस्टिक या प्रिसिशन थेरेपेटिक्स, वो आपको कहते हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट पे कौन सी ड्रग काम करेगी, मतलब टारगेटेड थेरेपीज जो है, राइट, जो टारगेटेड थेरेपी मान लो एक पर्टिकुलर कैंसर पे ये ड्रग काम करेगी, एक पर्टिकुलर कैंसर पे ये ड्रग काम करेगी। जो टारगेटेड थेरेपी जो है, जो टारगेटेड जो ड्रग्स जो हैं, और उसमें एमआरआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बताने के लिए कि ये लाइक ये पेशेंट को इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से क्योर करो, इस पर्टिकुलर पेशेंट को आप डिफरेंट ट्रीटमेंट से क्योर करो। तो संजीव, कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट आपकी वर्किंग जर्नी में जो आप कभी भुला नहीं सकते हो, स्पेशल मोमेंट? यस एक है ऐसा मोमेंट जो कि एक पेशेंट है हमारे पास, जो जैसे मैंने बोला कि हम एक क्लिनिकल ट्रायल रन कर रहे हैं। हमारे पास पेशेंट वो सबसे पहले आया था 2015 में। ब्रेन ट्यूमर है, ग्लायोब्लास्टोमा। जैसे मैंने बोला कि द मीडियम सर्वाइवल जो होता है पेशेंट का विद जीबीएम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 18 मंथ। लेकिन वो पेशेंट जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद द इलेक्ट्रिक फील्ड थेरेपी, ट्यूमर ट्रीटिंग फील्ड। वो पेशेंट जो है वो आज भी अलाइव है, पूरा एक्टिव है, और वो पेशेंट जो अपनी नॉर्मल पूरी एक्टिविटीज़ कर रहा है और उससे हम काफ़ी इंटैक्ट भी करते हैं। और उसका हमने कहते हैं, और वो लाइक एज ए एम्बेसडर की तरह काम कर रहा है। जो ट्यूमर ट्रीटिंग फील्ड है इलेक्ट्रिक थेरेपी, वो पेशेंट जो है एक काफ़ी लाइक वो दूसरे पेशेंट्स को भी मोटिवेट करता है। तो ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास, ऐसे ही और एक दो तीन पेशेंट और हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो 7 साल 8 साल हो गया है। तो उससे हमको ये फ़ायदा होता है कि मीन्स लाइक जो हम जो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है, जो हम जो एमआरआई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया। उसके बाद उसको आजकल हम उसको एमआरआई टेक्निक यूज़ करके उसका जो रिस्पॉन्स असेसमेंट है वो हम देख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमको लाइक एक्सपीरियंस मिला कि जो ट्रीटमेंट प्लान जो हमने डिवाइस किया, या फिर जो हम रिस्पॉन्स असेसमेंट देख रहे हैं, उसमें पेशेंट को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। संजीव, इमोशनल प्रेशर भी होता होगा, मतलब कोई ऐसा पेशेंट जिसने उम्मीद छोड़ दी हो और एकदम रिकवर हो गया हो, कैसे हैंडल करते हो? देखो तो एज ए लाइक रिसर्चर, लाइक वी आर बेसिकली रिसर्चर, हमारा इंट्रैक्शन जो होता है वो पेशेंट से बहुत ज़्यादा नहीं होता है। Okay. पहली बात, ठीक है। हम जो है एमआरआई करते हैं, और एमआरआई में हम जो है जो एमआरआई भी वहाँ पे यूएस में बेसिकली एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट इंटैक्ट करते हैं, लेकिन हम पेशेंट से इंटैक्ट करते हैं। और हमको ये, क्योंकि ये ब्रेन कैंसर जो है बहुत डेडली कैंसर है, राइट। सो तो ऐसा बहुत बुरा लगता है कि मान लो आज हमने पेशेंट को स्कैन किया, आज हमने पेशेंट से मिले, उसको स्कैन किया, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो पेशेंट डिसीज हो गया, एक्सपायर हो गया।
तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनली लाइक डैमेज होता है, और हमने काफ़ी मेहनत की होती है उसको ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट प्लान करने के बावजूद भी वो कई बार वो ट्रीटमेंट प्लान वर्क नहीं करती है, और लाइक अनएक्सपेक्टेडली वो पेशेंट जो है वो पहले ही लाइक डिसीज हो जाता है। एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मेनली मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स हैं, लाइक हर एक केमिकल का एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, तो हमको एक मेटाबॉलिक पैटर्न मिल जाता है, एक बायोकेमिकल प्रोफाइल मिल जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और डिसीज़ में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोफाइल होती है, और एक नॉर्मल सब्जेक्ट में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोफाइल होती है। तो कई बार कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि हम बता सकते हैं कि मान लो एक केमिकल जो है जो कि एक नॉर्मल ब्रेन में नहीं होता है लेकिन ट्यूमर में होता है सिर्फ, अगर हम वो केमिकल को डिटेक्ट कर लें तो हम बता सकते हैं कि ट्यूमर है। कई बार क्या होता है कि हम ट्यूमर को और नॉर्मल ब्रेन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, राइट, या किसी ब्रेन इन्फेक्शन को भी, जैसे कि यहाँ पे जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स देखे जो कि नॉर्मल ब्रेन में नहीं थे लेकिन ब्रेन इन्फेक्शन में थे, तो हम एकदम डायग्नोस कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक, क्योंकि ब्रेन इन्फेक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपको मालूम है, ऐसे ब्रेन ट्यूमर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि पहले तो उसमें ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन इन्फेक्शन नहीं है, या फिर किस टाइप का ब्रेन इन्फेक्शन है या किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, राइट, और उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा। अगर हम बता दें कि ये केमिकल है, ये केमिकल होने से कई बार क्या होता है कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं हमको लाइक जो ट्यूमर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ केमिकल जो होते हैं ट्यूमर के लिए नुकसानदायक होते हैं, राइट, तो जो ट्यूमर के लिए जो नुकसानदायक होते हैं वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होंगे, राइट। अगर मान लो ऐसा केमिकल जो ट्यूमर के लिए नुकसानदायक है, अगर हम डिटेक्ट कर सकें पहले से, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम टारगेटेड थेरेपी देकर ट्रीट कर सकते हैं, और उसका पेशेंट का जो सर्वाइवल जो है, जो क्लिनिकल आउटकम जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेनली हमको एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल मिलती है, एक जो ब्रेन का जो केमिकल्स हैं उनका कंपोजिशन, उनका पैटर्न मिलता है। ऑसम। रैपिड फायर पे आते हैं। रैपिड आंसर दीजिएगा। ओके। रेडियोलॉजी वर्सेस सर्जरी। रेडियोलॉजी। इंडिया वर्सेस यूएसए। यूएसए। मनी वर्सेस पैशन। पैशन। एआई थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। वन एडवाइस टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कंट्री ऑफ इंडिया। देखो साइंस जो है इसमें, अगर आपको देखो आजकल एआई जो है काफ़ी लाइक कैप्टिवेटिंग फील्ड है, ट्रांसफॉर्मेटिंग फील्ड है। अगर आप एमआरआई में जाना चाहते हैं, रेडियोलॉजी रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी फील्ड से आएँ, जैसे किसी भी फील्ड में, जैसे कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आपको एमआरआई फील्ड लाइक अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप किसी भी फील्ड से, आप एमआरआई फील्ड से ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपनी फील्ड में रह सकते हैं। मान लो आप एक फिजिशियन हैं, तो आप फिजिशियन रहिए और आप एमआरआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप पेशेंट केयर में आप और हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आप टूल्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एल्गोरिथम बना सकते हैं, जो कि इमेजिंग में काफ़ी काम आते हैं, और आप एमआरआई फील्ड से एसोसिएट हो सकते हैं और पेशेंट केयर में अल्टीमेटली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैसेज टू पेरेंट्स। मैसेज टू पेरेंट्स, आप पेरेंट्स का यही है कि आपका जो बच्चा जो है जिस फील्ड में जाना चाहता है, आप उसको पूरा फ्रीडम दीजिए। अगर वो नॉन साइंस फील्ड में भी है, राइट, अगर वो 2 3 4 साल बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो उसको अलाउ कीजिए मेडिकल फील्ड जाने के लिए। अगर वो मेडिकल फील्ड में है, अगर मेडिकल फील्ड उसको अच्छी नहीं लग रही है डाउन द लाइन, तो उसको स्विच कर दीजिए नॉन मेडिकल फील्ड में, उसको प्रेशर मत डालिए। तो आप बेसिकली जैसे यूएस में इस समय आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, जो कि इंडिया में इस समय ऐसी स्टेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्टेज आए जिसमें कि आप बच्चों को प्रेशर ना हो, और आप मान लो 2 3 साल आपको एक फील्ड में चले भी गए हैं और आपको जाने के बाद लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए सूट नहीं कर रही है, या उसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं है, राइट, तो आप फील्ड को स्विच कर सकते हैं। तो फील्ड स्विच करने की आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ऑसम। मैसेज टू कंट्री। मैसेज टू कंट्री, यस, मीन्स लाइक आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए। आप
कोशिश कीजिए कि जो बाहर के साइंटिस्ट हैं आपको उनको कैसे आपको इंडिया में ला सकते हो और उनसे कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन हो रहा है, जैसे आपको जूनियर के साइंटिस्ट को आप रिक्रूट करना है आपको इंडिया में, राइट। आप एक जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में कितना कोलैबोरेशन हो सकता है। आप स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्रीज से यूएस में इंडिया में आ सकते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है, आप ट्रेनिंग दे सकते हो। आप ट्रेनिंग के लिए कुछ लाइक फिजिशियंस को या स्टूडेंट्स को बाहर भेज सकते हो। ऐसे ही बाहर के स्टूडेंट्स को आप इंडिया में ला सकते हो। तो जितना कोलैबोरेशन ज़्यादा होगा, वो जितना टेक्नोलॉजी को, दिस इज ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो जितना आप कोलैबोरेशन ज़्यादा करोगे, एक्सचेंज विजिट ज़्यादा करोगे, उतना आपका लाइक म्यूचुअल जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। अगर आप रिसर्चर ना होते तो क्या होते? अगर मैं रिसर्चर ना होता तो आई डोंट नो मैं क्या होता है। मैं फिर किसी मैं नॉन साइंस फील्ड में ही आ, होता। मान लो दूसरा फील्ड जो मेरे को जो इंटरेस्ट करता है वो है पॉलिटिक्स। हो सकता है मैं पॉलिटिशियन होता। ऑसम, ग्रेट। तो एक साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन भी हो, इंडिया को और क्या चाहिए? बिल्कुल, एक साइंटिस्ट आजकल ऐसे हैं कहते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में ही आप डिफरेंट गवर्नमेंट्स को देखोगे, आप इवन फॉरेन्स में भी एक साइंटिस्ट प्लस पॉलिटिशियन, राइट। अगर ऐसा हो तो एक डॉक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या फिजिशियन साइंटिस्ट हो, तो वो डेफिनेटली उसका जो माइंडसेट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। तो वो एक होलिस्टिक ग्रोथ कर सकता है एक पर्टिकुलर कंट्री की। ऑसम। कोई बुक्स जो आप रिकमेंड करते हो? मैंने एक्चुअली बुक पढ़ी थी लाइक जेम्स क्लियर की, आपको शायद बुक्स मालूम हो, एटॉमिक हैबिट्स, राइट। एटॉमिक हैबिट्स में क्या है कि आप स्मॉल स्मॉल लाइक अपने बिहेवियर के लिए, अपनी सोच के लिए, एक्शन के लिए आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इंक्रीमेंटल आप अगर आप उसको रोज़ पढ़ोगे, आप धीरे धीरे आपके जो हैबिट्स हैं या जो आपका बिहेवियर है, एक्शन है, आप उसको धीरे धीरे आपको इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बुक मेरे को यही लगी, एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स केयर्स। बाकी आपको अगर एमआरआई फील्ड में जाना है तो एमआरआई फील्ड में आपको ऑनलाइन ही एक रिसोर्सेज हैं, mriquestions.com, या फिर एमआरआई सेफ्टी, क्योंकि एमआरआई सेफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो mrisafety.com, अगर आप मान लो पेशेंट हो और आपको एमआरआई करना है और एमआरआई के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, स्पेशली अगर आपके पास आपके पास कोई बायोलॉजिकल इम्प्लांट्स हो या डिवाइसेस हो और आपको देखना हो कि आप एमआरआई करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो, तो आप mrisafety.com में जा सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। कोई कहते हैं कोई नो कॉस्ट। डॉक्टर संजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल शेयरिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। आई होप ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काम की हो, और काम की है इनफैक्ट। और वो इस पॉडकास्ट को देखे एक सही करियर चूज़ कर सकें। और अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या वो कर सकता है? आप ईमेल ले सकते हैं? डेफिनेटली, आप मेरा ईमेल है, आप गूगल में जाइए और संजीव चावला यूपेन आप टाइप करेंगे तो आपको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें आप यस कभी भी कहते हैं आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेशली अबाउट द करियर पाथ। दोस्तों, अगर आप एक हाई पेइंग, हाई इम्पैक्टफुल करियर चाहते हो तो रेडियोलॉजी इज़ द जेम। थैंक यू। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन लोगों को एक नए करियर की तलाश है। थैंक यू।